बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बिहेवियर ऑफ मैटर अंडर एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन। तो सेकेंड ईयर फिजिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका सेकेंड चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने तमाम के तमाम टॉपिक्स जो हैं तो वो बड़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं, और आज हम लोग जो है तो इस टॉपिक को भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आसान अल्फाज में, चूंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कोई इतनी कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं है, बट जस्ट जो है तो ना किसी किस्म की डेरिवेशन है, जस्ट इसमें बेसिक एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट आपको बताना है कि एक्चुअल में अगर हम लोग एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशंस को अगर चेंज करें तो मैटर के अंदर क्या फिजिकल चेंज आते हैं। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द यूनिवर्स देयर आर मैनी कॉजेज इन विच मैटर हैज इवॉल्व इनटू एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन। हमारे पास यूनिवर्स में बहुत से ऐसे कॉजेज हैं जिनको अगर हम लोग अप्लाई करें मैटर के ऊपर, या उनमें कोई चेंज लाएं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चेंज लाएं, या उनको एक्सट्रीमली हाई कर दें या एक्सट्रीमली लो कर दें, तो हमारे पास मैटर के ऊपर जो है तो कोई ना कोई फिजिकल चेंज उसके अंदर आता है। ठीक हो गया। जैसे अगर मैं सिंपल आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास एक बॉक्स है, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने आइस क्यूब प्लेस कर दिया, और उस आइस क्यूब के अंदर नीचे मैंने क्या बर्नर अप्लाई कर दिया और मैंने उसको हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी। अब स्लो स्लो होगा क्या, अब चूंकि आइस क्यूब है, आइस क्यूब जो है तो वो एक सॉलिड नेचर का होता है, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में होता है। अब वो क्या करेगा, वो उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और अब वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेल्ट होना शुरू होगा, मींस के वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब मैंने क्या किया, हीट अप्लाई की और उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई। ठीक है, अब वो लिक्विड बन गया। अब मैं उस हीट को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं तो देखने को मिलेगा कि वो लिक्विड से वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अब वो जो पहले सॉलिड था लिक्विड हुआ, अब लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब कि मेरे पास फिर जो है तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। अब अगर मैं बर्नर से हीट को और ज्यादा बढ़ा दूं तो मेरे पास क्या होगा कि वो जो गैस के जो आयंस, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इतने ज्यादा हीट अप हो जाएंगे कि उनमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएंगे, तो वो आयंस की फॉर्म ले लेंगे। ठीक हो गया, तो फिर उसको हम प्लाज्मा स्टेट, आयनिक स्टेट कह देते हैं। ठीक है, बट ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में हमारे पास इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे तरीके हैं कि जिसके जरिए हम लोग किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक्सट्रीम कंडीशंस कैन एंटर द बिहेवियर ऑफ मैटर लीडिंग टू यूनिक एंड यूजुअल स्टेट ऑफ मैटर सच एज। अच्छा, अब ये मेरे पास देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सट्रीम कंडीशंस can alter the behavior of matter leading to unique and usual state of matter। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी वही आइस क्यूब वाली, तो उसमें देखें कि मेरे पास जैसे जैसे मैं एक्सट्रीम करता जा रहा हूँ हीट को, तो वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है, एक दूसरे एक यूनिक स्टेट में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक हो गया। तो यही बात कह रहे हैं कि जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं वो मैटर को अल्टर करती हैं, उसको चेंज करती हैं उसके एग्जैक्ट उस स्टेट से, और वो उसको किसी एक्सट्रीम लेवल तक लेके जा सकती हैं वो चेंजेस। ठीक हो गया। अब इसमें मेरे पास जो ये लीडिंग टू यूनिक एंड अनयूजुअल स्टेट ऑफ मैटर जो है वो कौन कौन से हैं, तो इसमें अब हम लोग डीजेनरेट मैटर को डिस्कस करेंगे, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन को डिस्कस करेंगे, सुपर कंडक्टिविटी को, सुपर फ्लूइडिटी और अदर क्वांटम फेनोमेना। ये सारे के सारे वो चेंजेस हैं जो कि हम लोग क्या करें, अगर हम लोग फिजिकल स्टेट या फिजिकल कंडीशन ऑफ चेंज करें तो हमारे पास वो क्या होता है, इनके अंदर चेंजेस आते हैं। अब इनके अंदर ये जो चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस का रीजन क्या है बच्चों, इनका रीजन है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को या तो बहुत ज्यादा हाई कर दें या बहुत ज्यादा लो कर दें, ठीक हो गया, तो स्टेट में चेंज आ जाएगा। अगर हम लोग प्रेशर को एक्सट्रीमली हाई कर दें या एक्सट्रीमली लो कर दें तब भी हमारे पास चेंज आएगा, या हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को चेंज कर दें एक्सेट्रा। मतलब बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम चेंज करें तो हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है तो वो चेंज हो सकता है, उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। ठीक हो गया। अब सिंपल सी बात, टेम्परेचर की अगर हम देख लेते हैं, पहले मैंने क्या किया कि मैंने आपको आयनिक फॉर्म तक एक आइस क्यूब को पहुंचा के दिखाया। अब अगर आप वहां पे उसका अपोजिट करते हो, लेट्स सपोज आप उसका टेम्परेचर डाउन करना शुरू कर देते हो,
एक्चुअल में उसका जो रियल स्टेट है वो तो वाटर है, ठीक हो गया। आइस जो है तो वो तो वाटर से बनती है, मतलब लिक्विड उसका रियल स्टेट है, बट हमने उसको आइस में कैसे कन्वर्ट किया, हमने एक्सट्रीमली लो कर दिया उसके टेम्परेचर को लो किया, तो वो जो वाटर था जिसका लिक्विड फॉर्म होना चाहिए था वो अब किस में चला गया, आइस बन के सॉलिड फॉर्म को उसने अटेन कर लिया, ठीक हो गया। तो अब इसी तरह प्रेशर की अगर हम बात करें, ग्रेविटी की बात करें, ये सारे के सारे वो कॉज हैं जिनकी वजह से हमारे पास इस तरह के चेंजेस आ सकते हैं इस मैटर के फिजिकल स्टेट के अंदर, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। तो पहले बात करते हैं डीजेनरेट मैटर की। अब डीजेनरेट मैटर क्या होता है, देखिए बच्चों, डीजेनरेट मैटर स्टार्ट करने से पहले पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की एक स्टेटमेंट है, मैं आपको बता दूं कि टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट। देखिए बच्चों, हमारे पास क्वांटम के चार स्टेट्स होते हैं, चार स्टेट होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है और स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ठीक हो गया। चार क्वांटम नंबर होते हैं। अब ये जो हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इसने हमें क्या बताया, इसने हमें कहा कि आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी ये चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक हो गया। अगर चारों क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है तो वो क्या है, वो सेम स्टेट में है, जैसा कि पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गया। और इनमें से एक न एक क्वांटम नंबर लाजमी चेंज होगा। अगर एक शेल में, एक ऑर्बिट में, फिर उसके अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर एसपीडी के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उनका तीन क्वांटम नंबर तो सेम हो गए, बट चौथा जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमेशा डिफरेंट होगा। स्पिन एक की +1/2 होगी, एक की -1/2 होगी। ये हमें पॉलीज ने बताया था, ठीक हो गया। उसने हमें कहा था कि चारों स्टेट ऑफ क्वांटम जो है तो वो आपके पास सेम नहीं हो सकते दो इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है तो इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आते हैं डीजेनरेट मैटर। अब डीजेनरेट मैटर हैपेंस when gravity squeeze the atom so tightly under extremely high pressure in the star that change their normal state। मतलब डीजेनरेट मैटर कहां पे होता है या ये क्या होता है, ठीक हो गया। और ये कब होता है, ये तब होता है कि जब हमारे पास किसी स्टार के ऊपर ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाए, इतनी ज्यादा हो जाए कि वो एटम्स को क्या करने लग जाए, स्क्वीज करने लग जाए, ठीक हो गया। अब ग्रेविटी जो है तो वो सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक हो गया। अब वो ग्रेविटी उस एटम को इतनी ज्यादा प्रेस कर दे, उसके ऊपर प्रेशर लगा लगा के कि वो क्या कह रहे हैं कि ग्रेविटी स्क्वीज द एटम टाइटली अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। मतलब कि उस ग्रेविटी ने उसके ऊपर इतना ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर लगा दिया है कि वो एटम्स या वो जो इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दी एटम्स हैं वो बहुत ज्यादा स्क्वीज हो गए हैं, कंप्रेस हो गए हैं, ठीक हो गया। और जो कि उसके नॉर्मल स्टेट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। दैट चेंज द नॉर्मल स्टेट ऑफ द एटम, ठीक हो गया। अब एटम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है कि किसी भी एटम के अंदर, ये अगर एटम है तो उसके अंदर न्यूक्लियस है और उसके अराउंड जो है तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ऐसा है कि नहीं है, ठीक हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो व्हेन प्रेशर इज एक्सट्रीमली हाई, अगर ये एक प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, ठीक हो गया, इतना हाई हो जाए कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है तो ये क्या होने लग जाए, कंप्रेस होने लग जाए अगेंस्ट द न्यूक्लियस, ठीक हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होने लग जाए, कंप्रेस होने लग जाए इतना ज्यादा। अब इसमें हुआ क्या है, डीजेनरेट मैटर के अंदर हम लोगों ने जस्ट प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है, और प्रेशर को इतना एक्सट्रीमली इंक्रीज कर दिया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं, अब वो क्या हो रहे हैं, वो कंप्रेस हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द हाई प्रेशर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर ये जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है जो कि ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, ठीक हो गया। किसकी वजह से लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से। अब ये ग्रेविटी जो है तो इनके ऊपर प्रेशर लगा रही है और इनको स्क्वीज कर रही है, इनको कंप्रेस कर रही है। एक पॉइंट तक ये कंप्रेस होते जाएंगे, बट एक्शन और रिएक्शन,
जाहिर बात है, अब इलेक्ट्रॉन भी जो है तो वो क्या करेंगे, वो इनके इस ग्रेविटी के इस प्रेशर के अगेंस्ट एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है तो इस ग्रेविटी के अगेंस्ट एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। अब वो जो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, अब वो प्रेशर एक्चुअल में क्या कहलाएगा, वो डीजेनेरेसी प्रेशर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डीजेनेरेसी प्रेशर। ये कौन सा, जो कि इलेक्ट्रॉन्स अप्लाई कर रहे हैं। कौन अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। और किस कंडीशन में, रिएक्शन की कंडीशन में। एक्चुअल में एक्शन में ग्रेविटी जो है तो इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है, जो कि इनको कंप्रेस कर रही है, स्क्वीज कर रही है। और उसके रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक रिएक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और उस प्रेशर को हम लोग डीजेनरेसी प्रेशर कहते हैं। और जो कि क्या करती है, बैलेंस करती है इस ग्रेविटी के प्रेशर को। एक पॉइंट आ जाएगा कि देखिए, एक्शन और रिएक्शन भी एक पॉइंट के ऊपर खुद को एक दूसरे को बैलेंस करते हैं कि नहीं करते। नॉर्मल अगर ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट में देखें तो अर्थ सन के ऊपर रिएक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स लगा रही है, सॉरी, सन जो है तो एक्शन फोर्स लगा रहा है अर्थ के ऊपर, और अर्थ रिएक्शन में फोर्स लगा रही है। एक पॉइंट आएगा, दोनों एक्शन रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, तो वो अर्थ जो है तो वो बैलेंस हो जाएगी एक पॉइंट के ऊपर। तो फिर वहां पे वो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो गया, वो सर्कुलर पाथ कवर कर रही होती है। ठीक हो गया। अब वही हिसाब यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे मोशन को हम नहीं कर रहे, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको कि देखें ग्रेविटी क्या कर रही है, इस एटम के ऊपर फोर्स लगा रही है, इसको स्क्वीज कर रही है, कंप्रेस कर रही है। ठीक हो गया। उसके रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक रिएक्शन में एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक हो गया। तो वो जो रिएक्शन में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रेशर को बच्चों क्या कहते हैं, डीजेनरेसी प्रेशर कहते हैं। ठीक हो गया। क्या कहलाता है, डीजेनरेसी प्रेशर कहलाता है। और जो क्या करता है, बैलेंस करता है ग्रेविटी के प्रेशर को। ठीक हो गया। अब ये जो डीजेनरेट मैटर जो आएगा, ये टिपिकली फॉर्म्ड इन द कोर ऑफ व्हाइट ड्वार्फ्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स। अब ये जो डीजेनरेट मैटर जो फॉर्म होता है, ये कहां पे होता, कहां पे है। अब ये सारा जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अर्थ पे तो ये नहीं होता। ठीक हो गया। क्योंकि अर्थ पे तो ग्रेविटी इतनी ज्यादा है ही नहीं कि वो मैटर को इतना स्क्वीज कर दे। अगर उसमें इतनी बढ़ गई ग्रेविटी, इतनी ज्यादा अगर बढ़ गई, तो मैटर इतना स्क्वीज हो जाएगा कि फिर तो वो लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी ना अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक हो गया। तो इस वजह से अर्थ के ऊपर तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है। तो अब ये होता कहां पे है, तो डीजेनरेट मैटर टिपिकली फॉर्म्ड इन द कोर ऑफ व्हाइट ड्वार्फ्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स। अब आपने न्यूट्रॉन स्टार का नाम तो लाजमी सुना होगा। व्हाइट ड्वार्फ्स जो हैं तो ये क्या होते हैं, ये भी अभी डिस्कस करते हैं। और न्यूट्रॉन स्टार्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक हो गया। तो अभी वन बाय वन हम इन दोनों को यहाँ पे स्टडी करेंगे कि व्हाइट ड्वार्फ्स क्या है और न्यूट्रॉन स्टार क्या है। अब ये जो डीजेनरेट मैटर होता है ना बच्चों, ये डीजेनरेट मैटर ये कहां पे फॉर्म होता है, इन दोनों के कोर में, कोर ऑफ व्हाइट ड्वार्फ एंड न्यूट्रॉन स्टार। ठीक हो गया। व्हेन वेयर ग्रेविटी कंप्रेस द मटेरियल टू इनक्रेडिबली हाई डेंसिटी। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास ये कोर के पास जो ये ड्वार्फ्स का या न्यूट्रॉन स्टार्स का जो कोर होता है, यहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि वो मैटर को क्या कर देती है, उसको इतना ज्यादा स्क्वीज कर देती है कि उस पॉइंट के ऊपर उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। किस चीज की, उस मटेरियल की। ठीक हो गया। आप एक जगह के ऊपर अब देखें ग्रेविटी कितनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो एटम को भी स्क्वीज कर रही है। और वो जैसे जैसे स्लो स्लो सारे के सारे मैटर्स को एक जगह के एक पॉइंट के अराउंड जो है तो स्क्वीज कर रही है, कंप्रेस करके एक पॉइंट के ऊपर लाके उनको इकट्ठा कर रही है। तो मीन्स कि उस पॉइंट के ऊपर उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी बढ़ने की वजह है कि वो ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, और उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ठीक हो गया। अब व्हाइट ड्वार्फ्स देखते हैं और न्यूट्रॉन स्टार्स को देखते हैं। व्हाइट ड्वार्फ्स क्या है, तो व्हेन स्टार हैज यूज्ड अप ऑल ऑफ इट्स न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूल, it remove its outer layer and contract to form a white dwarf. In white dwarf, gravitation force is balanced by the
pressure which arises from the Pauli's exclusion principle. अब व्हाइट ड्वार्फ बच्चों क्या होते हैं? देखिए, हमें पता है कि स्टार्स के ऊपर जो है, जैसे सन की अगर हम बात कर लें, सन के ऊपर हमें पता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन कंटिन्यूअसली चल रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये हमें कह रहे हैं कि व्हाइट ड्वार्फ्स कौन से स्टार्स होते हैं या कौन से रीजन होता है, कौन क्या चीज होती क्या है एक्चुअल में। तो ये वो चीज होती है, ये वो स्टार्स होते हैं जो कि अपने ऊपर मौजूद न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूल जो उनके ऊपर मौजूद होता है ना, वो सारा यूज कर लेते हैं, ठीक है। उस पर फिर कुछ नहीं बचता। जैसे हमें पता है सन जो है तो कंटिन्यूसली जो है तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कर रहा है। अब वो फ्यूजन रिएक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्यूजन के लिए वहां पे उसका फ्यूल मौजूद है। फ्यूल से मुराद के वो एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि फ्यूजन रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक हो गया। एक पॉइंट आता है कि वो सन से वो सारा फ्यूल खत्म हो जाता है। तो जब वो सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, ठीक हो गया। तो यही कह रहे हैं कि व्हेन स्टार हैज यूज्ड अप ऑल ऑफ इट्स न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूल, इट रिमूव इट्स आउटर लेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म अ व्हाइट ड्वार्फ, ठीक हो गया। तो ये क्या होगा कि वहां पे उस स्टार के ऊपर, ये स्टार है, इसके ऊपर लेट्स सपोज के जो न्यूक्लियर फ्यूल है, फ्यूजन फ्यूल है, वो खत्म हो चुका है। जब खत्म हो गया तो अब वो क्या होगा? स्क्वीज होगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक सिंगुलैरिटी की तरफ मूव करेगा और फिर वो क्या बना देगा? एक व्हाइट ड्वार्फ बना देगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो व्हाइट ड्वार्फ है ये ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है। अब व्हाइट ड्वार्फ भी इस तरह नहीं है कि मतलब कि ये ओपन रीजन है, इसमें भी अब ग्रेविटी जो है तो वो क्या कर रही है? कंप्रेस तो कर रही है ना, कंप्रेशन ऑफ स्टार तो हो रहा है। अब ये इसी तरह एक पॉइंट तक जो है तो ये कंप्रेस होता जाएगा, एक पॉइंट तक ये कंप्रेस हो रहा है, बट एक पॉइंट आएगा जहां पे ये भी स्टॉप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वही पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन में एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेविटी जब उनको स्क्वीज कर रही है तो मतलब कि प्रेशर लग रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पे भी ये देखे, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हाइट ड्वार्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इज बैलेंस्ड। मतलब यहां पे भी जब वो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब वो एक पॉइंट की तरफ, एक सिंगुलैरिटी की तरफ इकट्ठा हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ठीक हो गया। अब वो जो ग्रेविटी है उसको बैलेंस किया जाएगा। यहां पे भी अब व्हाइट ड्वार्फ में भी वो ग्रेविटी क्या होती है? बैलेंस होती है। और उसको बैलेंस कौन करता है? उसको फिर डीजेनरेटेड प्रेशर करता है। डीजेनरेट प्रेशर जो कि हमने यहां पे डिस्कस किया, ठीक है। एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन जो होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो कि अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे पास पॉइंट भी है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है या कोई भी मटेरियल जो है वो एक दो स्टेट, दो इलेक्ट्रॉन एक सिंगल स्टेट में कभी नहीं रह सकते, ठीक हो गया। तो अब जब ये डीजेनरेटेड जो प्रेशर अप्लाई होता है तो इसको अप्लाई करने का भी एक मकसद है बच्चों, ठीक है। ये पॉइंट भी आप सुन ले, ये डीजेनरेट जो प्रेशर है इसको अप्लाई करने का मकसद ये है कि जैसे जैसे ये ग्रेविटी अप्लाई होती जा रही है, ये स्क्वीज हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, तो इनका मोशन जो है, जो एलिमेंट्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन की लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है जो कि फ्री होता है, वो ऑर्बिट में फ्रीली मूव कर रहा होता है, ठीक हो गया, ऑर्बिट के अंदर, ठीक हो गया। ऐसा नहीं कि पूरे एटम में या मैटर के अंदर वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस ऑफ अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक हो गया। उसके ऊपर फिर एक अलग डिस्कशन आगे चल के आएगा, तो इंशाल्लाह उसमें मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। अच्छा, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे ये जो ग्रेविटी है, इस ग्रेविटी की फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है इन सर्कुलर ऑर्बिट, वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन भी जो है तो वो आके स्टॉप कर रहा है, दूसरा भी स्टॉप कर रहा है भाई। अब वो दोनों नियरली इस स्टेज पे पहुंचने वाले हैं कि वो क्या हो जाए कि उनका स्टेट सेम हो जाए, स्टेट उनका सेम हो जाए। चौथा स्टेट जो कि स्पिन वाला है वो भी, अब दोनों अगर स्टॉप कर गए तो चारों, दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम स्टेट जो है तो वो सेम हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का बार बार हवाला दे रहे हैं कि इसने क्या कहा कि दो इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट पर कभी नहीं हो सकते, ठीक हो गया। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है तो फिर वो एक पॉइंट पे आके क्या करता है? रेजिस्टिव फोर्स लगाता है, ताकि बस अब ग्रेविटी और ज्यादा ना बढ़े कि मेरा वो मोशन जो है, मेरा वो स्पिन भी स्टॉप हो जाए।
तो वो अपने स्पिन को बचाने के लिए यह रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसको हम डीजेनरेट फोर्स भी कहते हैं या डीजेनरेट प्रेशर भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो व्हाइट ड्वार्फ का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। यहां पे भी हमारे पास डीजेनरेट प्रेशर लगता है, जो कि क्या करता है, बैलेंस करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक हो गया। अच्छा, न्यूट्रॉन स्टार को देखें आप। न्यूट्रॉन स्टार क्या कहता है, व्हेन मैटर इज फर्दर कंप्रेस्ड by gravity due to which electrons and protons are combined to form neutrons। मतलब कि एक पॉइंट आ जाए कि वो ग्रेविटी स्टॉप नहीं कर रही, वो ग्रेविटी जो है तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। डिजेनरेट प्रेशर भी आ रहा है, बट वो उसके आगे, वो डिजेनरेट प्रेशर की उस ग्रेविटी के आगे क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो पॉइंट क्या आएगा, एक पॉइंट आएगा कि जहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मर्ज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। जब उनकी मर्जिंग स्टार्ट होगी तो वहां पे फिर क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का बनना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा कि ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर कंबाइंड टू फॉर्म प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सॉरी। ठीक हो गया। अब ये क्या कहानी है, तो ये आगे न्यूक्लियर फिजिक्स आएगी। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो है तो फिर इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक हो गया कि ये पॉसिबिलिटी है, नहीं है। ये क्वांटम लेवल पे ये सारी बातें होती हैं, ये जितनी भी डिस्कशन हो रही है क्वांटम लेवल पे है। ठीक हो गया। तो फिर आगे चल के जब हम क्वांटम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे इसी सिलेबस के अंदर, या हम न्यूक्लियर फिजिक्स को जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे चल के ये कहानी फिर डिस्कस होगी। अभी के लिए जस्ट ये कंसेप्ट देखें कि न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है, कि जब हमारे पास क्या होता है कि ग्रेविटी फर्दर कंप्रेस करने लग जाती है उस मैटर को, एक पॉइंट आता है जहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वो क्या फॉर्म कर देते हैं, न्यूट्रॉन्स को फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। देयरफॉर न्यूट्रॉन डीजेनरेट प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड। अब वहां पे क्या होगा कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे थे, वहां पे हमारे पास ड्वार्फ के अंदर जो है तो डीजेनरेट प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा था अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब यहां पे भी ये जो न्यूट्रॉन है ये भी क्या करेंगे, डीजेनरेट प्रेशर प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे अगेंस्ट दिस ग्रेविटी। ठीक हो गया, जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ये देखिए डीजेनरेट सी प्रेशर है, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ये प्रोड्यूस करने लग जाएंगे अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल प्रेशर। ठीक हो गया। इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच बैलेंस द ग्रेविटी प्रिवेंटिंग फर्दर कंप्रेशन। अब ये एक पॉइंट है कि जहां पे अब न्यूट्रॉन्स जो है वो भी डिजेनरेसी प्रेशर अप्लाई करना शुरू हो गए हैं। स्टार्ट कहां से हुआ था, यहां से कि एक एटम जो है वो स्क्वीज हो रहा है, स्क्वीज होते 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 उसने व्हाइट ड्वार्फ्स क्रिएट की है, लेकिन फिर भी वो जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, जो प्रेशर है, वो कम नहीं हो रहा। तो आखिर में उसने उससे न्यूट्रॉन स्टार बना दिया। ठीक हो गया। अब न्यूट्रॉन स्टार भी जब बन गया तो वो अब क्या कर रहा है, अगेन वो उसके ऊपर भी ये ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटी उसको भी कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है, और वो न्यूट्रॉन स्टार भी उसके अगेंस्ट डीजेनरेट प्रेशर जो है तो वो अप्लाई कर रहा है। ठीक हो गया, प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि वो उस ग्रेविटी का वो जो रिएक्शन एक्शन है, उसके रिएक्शन में उसकी फोर्स को कम करने के लिए, ग्रेविटी के प्रेशर को कम करने के लिए एक इंटरनल जेनरेट प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक हो गया। तो यही जो है तो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच बैलेंस ग्रेविटी प्रिवेंटिंग फर्दर कंप्रेशन। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं पॉइंट समझ आए होंगे। ठीक है। अच्छा, डायमीटर इज 20 किलोमीटर। अब देखें न्यूट्रॉन स्टार का जो डायमीटर होता है ना वो 20 किलोमीटर होता है। ठीक हो गया। और 1.5 टाइम्स मैसिव देन सन। और ये जो है तो ये 1.5 टाइम्स मैसिव होता है किससे, सन से। अब सन का डायमीटर कितना है, हमारी सोच से भी ज्यादा। हमारा अर्थ का जो रेडियस है दैट इज एक्चुअली 6.4 क्रॉस 10 पावर 6। तो मतलब कि इसको अगर मैं लिखूं किलोमीटर्स की फॉर्म में तो 6.4 क्रॉस 10 पावर 3, 10 पावर 3 किलोमीटर ये हमारी अर्थ का रेडियस है। और डायमीटर के लिए हमें क्या करना है, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। और तब जाके हमारा अर्थ का एक डायमीटर एक्सप्लेन होगा। ठीक है। अब यहां पे देखें ये क्या कह रहे हैं कि डायमीटर ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इज 20 किलोमीटर। मतलब कि एक न्यूट्रॉन स्टार है और उसका ये सारा ये जो डायमीटर है
यहां से यहां रेडियस आ गया, डायमीटर जो है दैट इज 20 किलोमीटर, मतलब कि ये बहुत ज्यादा छोटा स्टार है। सही हो गया। बट अगला पॉइंट देखें कि 1.5 टाइम मैसिव देन सन, बट वो सन से क्या है, 1.5 टाइम्स मैसिव है। अब ये क्यों है बच्चों, ये इसलिए है कि सन के ऊपर जो है तो अभी हमारे पास एक तो सन का साइज बड़ा है, उसके ऊपर ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूल मौजूद है। ठीक है। अब जब ये फ्यूल खत्म हो जाएगा तो फिर ग्रेविटी जो पुल है ग्रेविटी का, उससे वो तमाम का तमाम मटेरियल एक सेंटर पॉइंट की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, उसका डायमीटर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो अब यहां पे देखें, एक स्टार वहां से ड्वार्फ बना, ड्वार्फ का जब फ्यूल खत्म हो गया, सारे इकट्ठे हो गए, एक पॉइंट के ऊपर आ गए, ठीक है। बट ग्रेविटी का पुल यहां पे भी नहीं रुका, ग्रेविटी उसको मजीद और भी खींच रही है, सारे मटेरियल्स को अंदर लाई जा रही है, लाई जा रही है। तो एक पॉइंट तो उससे फिर न्यूट्रॉन स्टार बन गया। अब वो साइज में तो छोटा है बट मैस उसका बहुत ज्यादा है, वो 1.5 टाइम्स मैसिव है सन से। ठीक हो गया। तो यही रीजन है कि वहां पे अब कोई फर्दर और कोई फ्यूल फ्यूल कोई और एलिमेंट नहीं है, जितना भी मैटर है सारा एक सिंगल पॉइंट की तरफ जो है तो क्या हो रहा है, कंबाइन और एक सिंगुलैरिटी की तरफ जो है तो ये अप्रोच कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर वीडियो बनाऊंगा कि हमसे हमारे पास ये जो स्टार हैं यही आगे चल के बढ़ते बढ़ते एक ब्लैक होल में कन्वर्ट होते हैं। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे पास ये जो स्टार्स हैं तो ये कैसे बढ़ते बढ़ते यही प्रोसेस होता है, वो एक सिंगुलैरिटी पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं। आखिर में एक पॉइंट आता है, उसमें इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है कि वो हर एक चीज को जो है तो अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, जो कि हमारे पास एग्जाम्पल है ब्लैक होल की। बट एनी हाउ वो आगे इन फ्यूचर में इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, अभी हम लोग टॉपिक से हट रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये बिहेवियर ऑफ मैटर अंडर एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन, ठीक है, जिसमें हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है। यहां से देखें तो अगर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ये डिजेनरेट मैटर डिस्कस कर लिया है, और इसके अंदर हम लोगों ने व्हाइट ड्वार्फ्स और न्यूट्रॉन्स को डिस्कस कर लिया है, न्यूट्रॉन स्टार को। अब ये जो बोज आइंस्टाइन और कंडक्टिविटी और फ्लूइडिटी जो है ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी एक डिस्कशन जो हुई है थ्योरेटिकल डिस्कशन है और ये समझ आई होगी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अपना ख्याल रखें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करते जाएं। ठीक हो गया। तो कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी मसला हो, अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आए कोई भी इससे रिलेटेड, तो मुझे जो है तो आप लोग कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप स्टार से ब्लैक होल तक का जो सफर है उसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ हमें वो डिस्कस करना है, हमें वो देखना है, वो हमें वो समझना है कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। तो मुझे कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसके ऊपर जो है तो फिर वीडियो बनाऊं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों में कितनी क्यूरियोसिटी है इस चीज नॉलेज को अटेन करने के लिए। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।